आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सोशल स्टडी का चैप्टर 20 और इस चैप्टर का नाम है गवर्निंग आवरसेल्फ। गवर्निंग आवरसेल्फ का मतलब क्या होता है ये आपको तब पता चलेगा जब हम इस पूरे चैप्टर को जब कंप्लीट कर लेंगे। हर एक लाइन को पढ़ के जब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर लास्ट में मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा कि गवर्निंग आवरसेल्फ का मतलब आपने समझा। तो उस वक्त आपके पास आंसर होगा कि यस, समझ गया। ठीक है, तो चलिए अब हम इस स्टोरी को, ये जो है चैप्टर, इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का तो नाम है गवर्निंग आवरसेल्फ। अब यहाँ पे हम लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि एक ऐसा देश जहाँ पर जो राजा होता है ना, उस देश का राजा, वो राजा को लोग चुनते हैं। तो भारत कैसा है? भारत एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर जो राजा बनते हैं ना, उन्हें कौन बनाता है? तो उन्हें हम लोग मिलकर बनाते हैं। तो आप पूछोगे कि पर हम तो राजा चुने ही नहीं। तो आपका एज जब 18 से यानी कि 18 से अबव हो जाएगा ना, तब आप वोट कर सकते हो। ठीक है। आफ्टर अटेंडिंग इंडिपेंडेंस द प्रिंसली स्टेट वेयर यूनाइटेड टू फॉर्म एन इंटीग्रेटेड इंडिया। तो जब हम लोगों ने आज़ादी पा ली थी अंग्रेज़ों से, तो जो प्रिंसली स्टेट था, प्रिंसली स्टेट मतलब जो राजा महाराजा जो रहते थे, तो उसे भी हम लोग भारत में मिलाकर भारत को एक प्रॉपर जो है वो, मतलब उन जो प्रिंसली स्टेट था ना, उनको मिलाकर हम लोग एक प्रॉपर इंडिया बनाए। और आज टुडे 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज कॉन्स्टिट्यूट द इंडियन यूनियन नोन एज रिपब्लिक ऑफ इंडिया। और आज स्वतंत्र भारत में 28 स्टेट्स हैं, यानी कि 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज़ किसे कहते हैं तो ये आपको मैं नेक्स्ट क्लास में जब आप जाओगे ना, तो वहाँ पे बताऊँगा। ठीक है, अभी आप इतना समझ लो कि हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। और मैं तो झारखंड स्टेट से हूँ। आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो? आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा। India follows a federal structure of governance. The central government and the state government share their responsibility of running the country. तो हमारा जो ये भारत है ना, यहाँ पे 28 स्टेट्स है। ठीक है, तो यहाँ पर ना दो सरकारें बनती हैं। एक होता है जो आपका राज्य है, जैसे कि मैं झारखंड से हूँ ना, तो हमारे राज्य का एक राजा है जिसे हम लोग चीफ मिनिस्टर कहते हैं। वैसे ही जितने भी स्टेट्स हैं ना, हर स्टेट के एक राजा होते हैं, उसे चीफ मिनिस्टर कहा जाता है। और पूरे भारत का एक राजा होता है, उसे हम लोग प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। तो अभी करेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी। और मेरा जो स्टेट है उसके चीफ मिनिस्टर हैं श्री हेमंत सोरेन। ठीक है, तो जो एक कंट्री जो रन करता है, हम लोग का जो देश चलता है ना, वो ये दोनों मिलकर चलाते हैं। ये जो दोनों राजा है ना, एक स्टेट के राजा और एक भारत के राजा, ये दोनों आपस में अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर लिए हैं और ये अपना काम करते हैं और हमारे देश को आगे बढ़ाते हैं। दे हैव डिवीज़न ऑफ राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। वे अपने काम को बांट लिए हैं कि ये काम आप कर लो और ये जो बचा हुआ काम है वो मैं कर लूँगा। दिस सिस्टम ऑफ गवर्नेंस हेल्प इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ अ बिग कंट्री लाइक इंडिया। और इस तरीके से इंडिया को रन करना, इंडिया जैसे बड़े देश को रन करना आसान हो जाता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन द पावर ऑफ द स्टेट एंड द सेंटर। जो पूरे भारत के राजा होते हैं उन्हें हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, और जो हमारे राज्य के राजा होते हैं यानी जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उन्हें हम लोग स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जो पूरे हमारे भारत के राजा हैं उनके बारे में। सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट सच एज डिफेंस, foreign policy, central taxation, economic planning, etc. are looked after by central government. These areas are listed in the Union list of the Constitution. तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी कि जो हमारे पूरे इंडिया के राजा हैं, वो क्या करते हैं? वो डिफेंस देखते हैं। डिफेंस यानी कि कौन सा सेना कहाँ पे रहना है, ये सारी चीज़ें देखते हैं।
फॉरेन पॉलिसी, मतलब किस देश से कैसा व्यवहार करना है, ये सारी बातें फॉरेन पॉलिसी में होता है। सेंट्रल टैक्सेशन, लोगों से कितना पैसा लेना है टैक्स के रूप में ताकि रोड बन सके और भी सारे घर में वाटर फैसिलिटीज़ हो और भी जो बेसिक नेसेसिटी होती है उसके लिए सरकार डिसाइड करते हैं कि कितना पैसा लेना है। ये कौन सरकार करता है? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट करते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग एल्सेट्रा, तो ये सारी चीज़ जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट देखते हैं। आइए अब देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट यानी आपके राज्य के जो राजा हैं उनके पास क्या क्या हक है, क्या क्या पावर्स है। द स्टेट गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर एरियाज लाइक एजुकेशन, एग्रीकल्चर, लॉ एंड ऑर्डर। दीज एरिया आर लिस्टेड इन द स्टेट लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है ना उसके अंदर में एजुकेशन होता है, एजुकेशन और एग्रीकल्चर खेती बाड़ी, लॉ एंड ऑर्डर मतलब कि वो अपना कानून बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बिहार एक ऐसा राज्य है इंडिया में जहाँ पर शराब बंद है। ठीक है, तो ये जो डिसीजन है ना वहाँ की सरकार ने लिए हैं, तो इसीलिए वहाँ पर शराब बंद है। तो वही बात यहाँ पर लिखी गई है, लॉ एंड ऑर्डर। अब है द कॉमन एरिया, अब ये है कॉमन एरिया। तो कॉमन एरिया क्या होता है? तो देयर आर वेरियस इशू, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं ऑन विच बोथ द सेंटर एंड द स्टेट कैन मेक लॉज, जिसमें कि सेंटर और स्टेट मिलकर कानून बनाते हैं। सम ऑफ दिस इश्यूज आर मैरिज एंड डाइवोर्स, प्रॉपर्टी लॉ, सिविल प्रोसीजर्स एटसेट्रा। These area are listed in the concurrent list of कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो कॉन्करेंट लिस्ट है ना इसमें ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर डिसीजन लेते हैं। और एग्जांपल क्या क्या है आप देख लो, ये मैरिज एंड डाइवोर्स का, प्रॉपर्टी लॉ और सिविल प्रोसीजर्स, ये सारी चीज़ का जो है डिसीजन ये दोनों सरकार मिलकर लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट वाले भी, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि पूरे भारत का राजा, और स्टेट गवर्नमेंट यानी कि आपके राज्य के राजा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, आप समझ रहे होंगे। अब हम पढ़ते हैं पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि हमारे जो इंडिया के राजा हैं उसके बारे में। तो कैसे सब कुछ चलता है, कैसे राजा बनता है, तो वो सारी चीज़ें अब हम लोग देखेंगे। द गवर्नमेंट एट द सेंटर इज़ रन बाय अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। जो गवर्नमेंट चलता है ना, जो सरकार चलती है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम के द्वारा चलती है, विच इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ इंडिया इज़ नॉन एज पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट क्या करता है? तो पार्लियामेंट लॉ बनाता है। लॉ का मतलब क्या? लॉ का मतलब होता है कानून, कानून बनाता है। द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड टू हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो एक बात आप बहुत ध्यान से सुनना कि अगर आपसे पूछे कि किस किस चीज़ से मिलकर पार्लियामेंट बनता है यानी कि संसद भवन बनता है, तो आपको एकदम माइंड खोल कर आपको मैं जो बोल रहा हूँ ना वो याद रखना है। तीन चीज़ें मिलकर पार्लियामेंट बनता है यानी कि संसद भवन बनता है। क्या क्या है वो? पहला तो है राष्ट्रपति, और दूसरा है लोकसभा, और तीसरा है राज्यसभा। लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है, राष्ट्रपति क्या होता है, ये सारी चीज़ों को मैं आगे डिस्कस करूँगा। बट आप जो बात जो है वो ये ध्यान में रखना कि तीन चीज़ें मिलकर पार्लियामेंट बनता है, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। अब जब आप समझ गए हो कि पार्लियामेंट तीन चीज़ें मिलकर बनती है, राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं लोकसभा को पढ़ना। लोकसभा जानेंगे कि क्या होता है। द लोकसभा इज़ ऑल्सो नॉन एज द हाउस ऑफ पीपल और द लोअर हाउस। ठीक है, आप याद कैसे रखोगे? एल से लोकसभा और एल से लोअर हाउस। ठीक है, तो लोकसभा को क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ द पीपल। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है ना क्योंकि यहाँ पर जो आप देख रहे हो ना जितने लोग बैठे हुए हैं ना, तो इन सभी को वहाँ पर भेजे हैं पार्लियामेंट में हम लोगों ने मिलकर। ठीक है, हमने उन्हें वोट किया तो जाकर वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसीलिए इसे हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है क्योंकि हम लोगों ने इन्हें चुनकर वहाँ पर भेजा है। द मेंबर ऑफ द लोकसभा आर द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल elected थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी फॉर टेन्योर ऑफ 5 years। तो हम लोगों ने इन्हें यहाँ भेजा है 5 सालों के लिए। द प्रोसीडिंग्स ऑफ द लोकसभा आर सुपरवाइज्ड बाय द स्पीकर हु इज़ elected बाय द मेंबर among themselves। और
यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने सीट्स होते हैं वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊँगा, पर यहाँ आप जान लो कि 500 से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर बैठते हैं, ठीक है। अब आप सोचो कि आपकी क्लास में मैक्सिमम 70 या 80 स्टूडेंट्स होंगे, या जितना भी होगा, 50 होगा, 60 होगा, जितने भी होंगे, तो उतना स्टूडेंट के लिए आपकी क्लास में एक कैप्टन होगा, एक वाइस कैप्टन होगा। तो सोचो यहाँ पर 500 पीपल हैं, तो ये सब कितना चिल्लाने विल्लाने लगेंगे। तो इसके लिए ना एक आदमी रहता है जो सबको शांत कराता है, और वो ध्यान रखता है कि सब कुछ डिसिप्लिन के साथ होए यहाँ पार्लियामेंट में, ये लोकसभा में। और ये जो काम करता है उन्हें कहते हैं स्पीकर। वही चीज़ यहाँ लिखा है, द प्रोसीडिंग ऑफ द लोकसभा आर सुपरवाइज्ड बाय द स्पीकर हु इज़ इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ फ्रॉम एमंग देमसेल्फ। और ये जो स्पीकर बनते हैं ना, तो इन्हीं में से, जिन्हें हम लोग चुन कर भेजते हैं ना यहाँ पे, उन्हीं में से एक आदमी यहाँ पर बैठते हैं, उन्हें स्पीकर बनाया जाता है। और ये स्पीकर जो बनता है उन्हें चूज़ कौन करते हैं, तो यहाँ के लोग वोट करके इन्हें यहाँ पर बैठाते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट एडल्ट फ्रेंचाइजी ले डाउन द राइट टू वोट। ये अब बताता हूँ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब ये होता है कि जो भी लोग जिसका एज 18 ईयर से अबव है वो वोट डाल सकते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी ले डाउन द राइट टू वोट फॉर ऑल द इंडियन सिटीजन्स अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, creed, color, religion, or economic status. Any citizen of India above the age of 25 can contest election for the Lok Sabha. तो यहाँ पर बात लिखी गई है कि आप वोट कर सकते हो जब आपका एज ना 18 साल से अबव होगा उस वक्त, ठीक है। और आप कोई भी हो, आप कोई भी कास्ट से बिलोंग करते हो, आप कोई भी जाति से बिलोंग करते हो, आपका स्किन कलर कुछ भी हो, आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, आपका इकोनॉमिक स्टेटस कुछ भी हो, चाहे आप बहुत अमीर हो, चाहे आप मिडिल क्लास हो, चाहे आप बहुत गरीब हो, आपको हक है वोट करने का। और एनी सिटीजन, और कोई भी सिटीजन यहाँ पर आकर बैठ सकता है। बस शर्त ये है ना कि उसका एज 25 ईयर्स या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप लोकसभा के लिए इलेक्शन लड़ सकते हो, ठीक है। अब ये लोकसभा का इलेक्शन होता कब है ये जानते हैं। लोकसभा इलेक्शन इन इंडिया आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। हर 5 साल के बाद इलेक्शन होता है। बट द प्राइम मिनिस्टर हैज़ द राइट टू कॉल फॉर अर्ली इलेक्शन। पर प्राइम मिनिस्टर के पास ये हक होता है कि वो इलेक्शन जल्दी करवा दें। These elections are held in 550 single member constituencies of roughly equal populations. तो आप देख लो, यहाँ पे लिखा है 550 सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑफ रफली इक्वल पॉपुलेशंस। द contestants have to get the highest number of vote to get elected in लोकसभा। और जो खड़ा हुए हैं, मतलब जो चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हुए हैं, उन्हें मैक्सिमम वोट मिले तभी वो लोकसभा में आ सकता है। द लोकसभा कैन हैव अ मैक्सिमम 552 मेंबर्स, ऑफ विच 530 मेंबर रिप्रेजेंट्स द 20 रिप्रेजेंट द स्टेट्स, 20 रिप्रेजेंट्स द यूनियन टेरिटरीज। तो टोटल जो सीट है ना वो 552 है लोकसभा में, जिसमें कि 530 मेंबर्स जो है ना वो स्टेट से जाते हैं, और बचे हुए 20 मेंबर्स जो हैं वो यूनियन टेरिटरीज से जाते हैं। तो आप बोलोगे कि सर और दो, तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द राइट टू नॉमिनेट 2 मेंबर्स ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इफ़ ही और सी फील्स दैट कम्युनिटी इज़ नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द हाउस। तो राष्ट्रपति के पास हक होता है कि वो 2 एंग्लो इंडियन को चूज़ कर सकें। ये एंग्लो इंडियन क्या होता है? ऐसा एंग्लो इंडियन मतलब ऐसे इंसान को कहते हैं जिसके मतलब जिसके मम्मी या फिर पापा जो है वो यूरोपियन है, ठीक है, यूरोप कंट्री के हैं। तो वैसे लोगों को एंग्लो इंडियन कहा जाता है। तो उन प्रेसिडेंट के पास ये हक होता है कि वो 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट कर सकें, ठीक है, ताकि उन लोगों की कम्युनिटी का बात उस हाउस में हो, लोकसभा में हो। तो वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो मैं ना चाहूँगा कि कंटिन्यू करूँ यहाँ राज्यसभा जो है वो नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा चैप्टर। इन केस अगर कोई डाउट है ना, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप वीडियो देख लिए ना एक बार, अब आप वीडियो मत देख रहे दोबारा से। अब ना आप
अपने टेक्स्ट को पढ़ना, बुक को पढ़ना और समझना। अगर उसमें फिर डाउट हुआ ना कुछ लाइन सेंटेंस में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द पार्ट सेकेंड।